हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए। आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, फार्मूला मैराथन एंड साथ ही टॉप पीवाईक्यूज भी लेकर आने हैं। जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। राइट, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना होता है। कमेंट तो जनाब करना ही करना है, कमेंट किए बिना तो आप जा ही नहीं सकते, कमेंट करना ही करना है। राइट, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इंस्टा आईडी है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो यस जनाब, यहाँ से आप हमसे पूछ बता या जान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई एंड यस, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M प्लस से M इन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन। डज नॉट लिखा हुआ है, दिखाई दिया या नहीं दिया? दिखाई देना चाहिए जनाब, यहाँ पर डज नॉट लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको बताना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? हाइड्रेशन ऑफ अ गैसियस मेटल आयन, सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड मेटल, आयनाइजेशन ऑफ अ सॉलिड मेटल। ओके, तो जनाब देखते हैं। तो हम लिथियम को मान लेते हैं मेटल। राइट, मेटल भी आप ले सकते हैं एंड चलिए लिथियम से समझेंगे तो आसानी रहने वाली है। ये थोड़ा बढ़िया से लिखा जाएगा यार, इतना भी खराब नहीं लिखना होता है। ओके, लिथियम पहला क्या है? हाइड्रेशन ऑफ अ गैसियस मेटल आयन। तो यहाँ पर अगर आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं H2O के साथ, तो क्या ये Li एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जनाब, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि ये आंसर करेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था? डज नॉट। तो ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा टिक कर लेते हैं, हालांकि आंसर सही नहीं होगा। सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड मेटल, तो क्या जनाब एक सॉलिड मेटल सप्लाइम कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। यहाँ पर हम सॉलिड लिख दें, गैसियस नहीं, गैसियस लिखा हुआ है, सॉलिड कैसे लिख दिया हमने? सॉलिड से एक ओहो, गैसियस भैया, गैसियस, गैस लिख देना है यहाँ पर। लिथियम सॉलिड सब्लाइम कराना है ना, सब्लिमेशन इंथैल्पी यहाँ पर लिखेंगे, सब्लिमेशन इंथैल्पी। ओहो, इंथैल्पी नहीं लिखना आ रहा है हमको, ET में लिख दिया, इंथैल्पी। ओके जनाब, ये एलाई सॉलिड से सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाने वाला है। वाटर वगैरह कुछ नहीं आने वाला, लिक्विड वगैरह कुछ नहीं आएगा। एलाई सॉलिड से सीधा सीधा गैस, इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये भी पॉसिबल है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन ऑफ अ सॉलिड मेटल एटम। ओहो, ये क्या आपने पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा होगा। सॉलिड का हम आयनाइजेशन कैसे करा सकते हैं भैया? आयनाइजेशन हम करवाते हैं गैस का। तो जनाब आयनिक, सॉरी, यहाँ पर जो आयनाइजेशन आपको होता है ये होता है आयनाइजेशन ऑफ अ गैसियस मेटल एटम, ये सही है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में सही नहीं लिखा हुआ है। जो गलत लिखा हुआ था उसी को हमको टिक करना था, तो इसको भी हम यहाँ से हटा लेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन एंड यस, लिथियम गैस अगर होना चाहिए तो निश्चित तौर पर आप यहाँ से क्या एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते तो जनाब ये Li प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C सही होने वाला है। आयनाइजेशन ऑफ अ सॉलिड मेटल एटम ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम, बिल्कुल भी टफ नहीं बोलेंगे। ये इनऑर्गेनिक में आप कई बार करके देख चुके हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि 2 है। 3 वाला क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यस, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ओहो, ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या है जनाब? 2023 जनवरी अटेम्प्ट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। ब्राइन सॉल्यूशन कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, सिर्फ NaCl का सॉल्यूशन है, नमक और पानी, NaCl प्लस H2O। इसी को हमने बड़ा फैशन में बोल दिया है ब्राइन सॉल्यूशन, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सही है, बट कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। और जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जैसे ही आप इससे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होता है? Na+Cl नेगेटिव में टूटता है। राइट, देखिए Na+Cl नेगेटिव तो है ही ना पानी में, वो पहले ही टूट जाएगा। तो जनाब इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे तो Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाने वाला है Cl2 में। राइट, और जनाब यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन लिख लिए। ओके, एंड ये कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपको नजर आ रहा है, तो ये एनोड पर हो जाना चाहिए। ग्रेट, अब बात करेंगे कि कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर जनाब जो ये H2O आप देख पा रहे हैं ना, H2O पानी, ये कन्वर्ट हो जाने वाला है H2 एंड OH निगेटिव में। तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपसे पूछा गया है वो जनाब देखिए यहाँ पर, द प्रोडक्ट व्हिच इज नॉट ऑब्टेन्ड
ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो नहीं मिलता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से? यस जनाब, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कर लिया तो क्या Cl2 मिला? बेशक मिला। तो Cl2 मिला, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं सही होने वाला। ग्रेट। H2 मिला क्या? H2, यस जनाब H2 मिला। H2 हाइड्रोजन, यस मिला, यानी कि पहला वाला नहीं सही होगा। HCl मिला था क्या? HCl, ओहो HCl तो नहीं मिला हमको, तो नहीं मिला तो इसको क्रॉस करो, सॉरी टिक करिए, क्योंकि यही आपका सही आंसर होने वाला है। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था? नॉट ऑब्टेन्ड, तो यानी कि ये सही हो जाने वाला है। अभी आपको लग रहा होगा कि भैया NaOH भी कहाँ है? लगेगा ना, NaOH कहाँ है? तो जनाब है Na प्लस, तो यहाँ से आपको मिलने ही वाला है ना। Na प्लस Cl माइनस होगा, तो हमने Cl माइनस को कन्वर्ट किया है इसमें, Na प्लस को हमने दिखाया नहीं है, बट Na प्लस कहाँ है? सॉल्यूशन में तो है ना। सॉल्यूशन में Na प्लस है, OH माइनस है, तो क्या बना लेगा? NaOH बना सकता है या नहीं बना सकता? बोलिए हाँ कि ना। यस जनाब, बिल्कुल सही। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्रैक करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली, आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि ब्राइन सॉल्यूशन कुछ और नहीं बल्कि NaCl प्लस H2O ही होता है। वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्रैक करने वाले हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रफ कर लेते हैं। एंड ये जनाब, ये क्वेश्चन भी जनवरी 2023 का रिपीट हुआ ही क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा PYQs की इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वहीं से था एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी जनाब वही है। राइट, एग्जैक्टली सेम नहीं बोलेंगे बट डेफिनेटली कॉन्सेप्ट 90% तक मैच करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्रैक करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जनाब ये रहा। राइट, यहाँ पर लिखा भले ही ना हो बट यस क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे NO3 माइनस 4H प्लस। ओके, तो यहाँ पर E0 दिया हुआ। E0 बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड, क्योंकि जनाब यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है इसलिए क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरीके से लिख लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जनाब ये हुआ कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ही आसानी से रिडक्शन हो जाने वाला है, उतनी ही आसानी से रिडक्शन हो जाने वाला है। बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होने वाली है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होने वाला है। क्लियर हो रही बातें? होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं। वनेडियम 2 प्लस Fe3 प्लस Ag प्लस Au3 प्लस, ये सभी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। बोले तो इन सभी का रिडक्शन हो रहा है। राइट, इन सभी का रिडक्शन हो रहा है। तो आपको यहाँ पर E0 की वैल्यू दी हुई है एंड आपसे क्या पूछा गया है? द नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 नेगेटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में NO3 नेगेटिव के द्वारा ऐसे कितने मेटल हैं जो ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे? चीजें क्लियर हो रही हैं? यस 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 हो रही हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर भी फोकस कर लिया जाए जनाब। यहाँ पर हम एक लाइन खींच रहे हैं। ओहो, लाइन सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम, और यहाँ पर हम मान लेंगे हाइड्रोजन। देखिए जो भी होता है हाइड्रोजन को बेस मानकर करेंगे हम। राइट, ठीक है, ये हो गई हाइड्रोजन की लाइन और यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? यस। इसके ऊपर जो भी होगा उसका ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि है E0, ये पॉजिटिव होगा एंड उसके नीचे वाले का क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, बट साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी एंड रिडक्शन आसान होता चला जाएगा। क्या बोला मैंने? रिडक्शन आसानी से होता चला जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते जाएंगे, और साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेहतर होने वाला है नीचे वाले सभी से। क्लियर हो रहा है? यस होना चाहिए। एंड इसी प्रकार से नीचे आइए जनाब, जितना नीचे बढ़ते जाएंगे यानी कि जितनी ज्यादा निगेटिव होती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उतनी ही आसानी से ऑक्सीडेशन होता चला जाएगा। यानी कि नीचे जाते हुए रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ेगी। रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़नी चाहिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे। राइट, चलिए अब इन सभी को हम एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। ओके, तो जनाब सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? 0.97। NO3 की वैल्यू सबसे बड़ी है। NO3 निगेटिव सबसे बड़ा है 0.97, सही है ना? इससे बड़ा नहीं है जनाब, ये भी बड़ा है। ओहो, Au3 प्लस इससे भी बड़ा है। Au3 प्लस क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का? E0 1.40। 1.40 माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है जनाब। तो पॉजिटिव वाला आप कौन सा बचा? ये Ag प्लस यहाँ पर जनाब 0.80। अब निगेटिव की बारी आ चुकी है। निगेटिव कौन कौन से हैं? 2 है ना। ओके, तो ये वाला होगा Fe3 प्लस। Fe3 प्लस इसका क्या है? माइनस 0.04। अब जनाब बारी आई वेनेडियम, बारी आ गई है वेनेडियम 2 प्लस यानी कि माइनस 1.19 की। ओके, तो जनाब बताइए मैंने क्या कहा था आपसे? आप जितना ऊपर जाते जाएंगे रिडक्शन उतना ही बेहतरीन तरीके से होगा। यानी कि जनाब ध्यान से सुनना है,
Au3+ के पास ताकत है इन सभी को क्या करने की, ऑक्सीडाइज करने की, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज्यादा है, आप जितना ज्यादा ऊपर बढ़ते चले जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। दैट मीन्स Au3+ के पास ताकत है इन चारों को ऑक्सीडाइज करने की, NO3- के पास ताकत है इन तीनों को ऑक्सीडाइज करने की। हाँ बोलिए हाँ, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। Ag+ के पास ताकत है इन दोनों को ऑक्सीडाइज करने की। इसी प्रकार से V2+ के पास ताकत है इन चारों को क्या करने की, रिड्यूस करने की, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीचे जाते हुए रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ती है, यानी कि ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा होता है। तो जनाब Fe3+ इन तीनों को आसानी से रिड्यूस कर सकता है और इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। बोलिए हाँ कि ना, समझ आया ना, सारी बातें समझ में आनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं बताया जा रहा जो आपसे नहीं होगा। राइट, आपसे क्या पूछा गया है, ऑक्सीडाइज बाई NO3-। तो ऐसा कौन है जो NO3- के द्वारा ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा, बताइए जनाब। द नंबर ऑफ मेटल्स व्हिच विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3-। ओके, तो NO3- के द्वारा कौन कौन से ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे, ये वाले तीनों ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर होगा ना वो नीचे वाले सभी को ऑक्सीडाइज करके मानता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब। तो Ag+, Fe3+ एंड V2+, ये तीन हैं जो ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे NO3- के द्वारा। तो यस जनाब, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर लिखने वाले हैं 3। और ये 3 क्यों आया, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एक भी डाउट आपके दिमाग में न रहे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जनवरी 2023 में भी पूछा गया था। PYQs रिपीट होते हैं जनाब, तो प्रैक्टिस करते रहनी है, कॉन्सेप्ट पर फोकस बनाए रखना है। ओके, अगर आपसे ये पूछ लिया जाता, क्योंकि आपको सब कुछ बता ही दिया है हमने, क्या पूछ लिया जाता तो सब कुछ आप बता देंगे अब यहाँ से, राइट, कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला। V2+ इन चारों को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, एंड Au3+ इन चारों को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। यस, क्लियर है जनाब, बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। द रिएक्शन अकर्स इन विच ऑफ द गिवन गैल्वेनिक सेल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 सेल की, यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है एंड आपको यहाँ पर 4 सेल बताए गए हैं जनाब। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सही होने वाला है। तो पहले तो हम A, B, C और D लिखेंगे, राइट। जब भी आपको PDF मिलेगी वहां पर भी आपको ये लिखना पड़ेगा। थोड़ी सी PDF में समस्या है, इसके लिए जनाब माफी चाहेंगे, बट आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे निश्चित तौर पर आपको बेहतर PDF मिल रही होंगी। एरर फ्री PDF बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको। एक दो एरर है, ठीक है, उतना तो मैनेज किया जा सकता है, सही है ना। ओके, और जो भी गलती होती है जनाब वीडियो में आपको बता भी दी जाती है। क्लियर है, चलिए तो इसको थोड़ा सा रफ कर लें हम। यस, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए हमको इसलिए। ओके ग्रेट, यहाँ पर देखिए हाफ H2 AgCl, देखिए एनोड पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ये थोड़ा सा अगर लिख दिया जाएगा तो आसानी रहती है, बाकी कोई खास समस्या आपको फिर भी नहीं होने वाली। ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, तो क्या होगा जनाब, Cl 0 से निगेटिव हाफ H2। ओके, तो हाफ H2 यहाँ पर हम लिखेंगे, हाफ H2 से क्या बन रहा है जनाब, H+। क्लियर है, 0 से +1 यानी कि ऑक्सीडेशन। अब बात करेंगे हम रिडक्शन की। रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पर होता है ना। यस, रिडक्शन क्या होने वाला है, AgCl से Cl निगेटिव, 0 से -1। AgCl से जनाब क्या बन रहा है, Cl निगेटिव। चलिए Ag भी साथ में लिख लेंगे हम, Ag, ठीक है। बाकी ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -1, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, इतना तो क्लियर हो चुका है। गॉट इट, ओके। अब इन चारों को ध्यान से देखना है, आप निश्चित तौर पर इनको निगलेक्ट करके क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं सही वाले। ठीक है, देखिए PtH2 HCl सॉल्यूशन AgCl Ag, ओहो यही सही है, क्योंकि जनाब जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड एनोड होना चाहिए बोले तो ऑक्सीडेशन, और इस तरफ आपको कैथोड मिलना चाहिए राइट साइड, राइट, ये होता है जनाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, बट ठीक है अभी ऑप्शन नंबर बी की तरफ भी आते हैं, तो इनको ऐसे कर लिया जाएगा, AgCl KCl नहीं, KCl नहीं होना चाहिए, HCl तो होना चाहिए बट KCl नहीं होना चाहिए। एंड साथ में जनाब यहाँ पर हाइड्रोजन भी नहीं है। ओहो, यहाँ पर तो हाइड्रोजन दिखाया है आपने, यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो जनाब इसी से यहीं पर क्रॉस कर दीजिए इसको, इसलिए हम कह रहे हैं निगलेक्ट करके करेंगे तो आसानी रहने वाली है, निगलेक्ट करके करिए, रिजेक्ट मार दीजिए कुछ ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर सी पर आइए, PtH2, यस यहाँ पर H2 तो है, HCl भी है, AgNO3 नहीं, AgNO3 नहीं, AgCl की डिमांड है भैया, यहाँ पर AgCl दिखाई दे रहा है ना, AgCl, AgNO3 कहाँ से ले आए हैं आप, नहीं हटाइए इसको भी। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। अब डी वाले को देखते हैं, PtH2 KCl AgCl, चलिए यहाँ पर AgCl भी है, H2 भी है, तो क्या दिक्कत है, KCl जनाब दिक्कत है यहाँ पर, KCl। यहाँ पर HCl होना चाहिए, जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। अभी आपको डाउट होगा कि यहाँ पर HCl क्यों होना चाहिए एंड KCl क्यों नहीं होना चाहिए, राइट जनाब। यहाँ पर HCl इसलिए होगा क्योंकि जो HCl में
सॉल्ट या फिर आयन कंपोनेंट होते हैं ना, वो बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकते हैं, और इनका फ्लो होना जरूरी है क्योंकि हमें सेल को बैलेंस करना होता है। इसलिए जनाब यहाँ पर HCl होगा और KCl नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लो उतनी आसानी से नहीं हो पाता है आयंस का, राइट। इसलिए आप KCl की वजह से इसको क्रॉस कर देंगे एंड HCl की वजह से इसको हम टिक कर देंगे। और सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा अगर ज्ञान दे दिया जाए आपको तो बढ़िया रहेगा ना। यस जनाब, यस, सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान आपको दे दिया जाता है। ये तो हो जाएगा शॉर्ट ब्रिज, होगा या नहीं होगा। एंड इस तरफ क्या होता है, एनोड, मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पर हम एनोड लिख लेते हैं। एंड चलिए सिंगल वाला होगा, डबल नहीं होगा। एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होने वाला है, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट, सही है ना, इतना तो समझ सकते हैं आप। आगे चलिए लिख देते हैं। और इस तरफ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है जनाब। और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, कैथोड। इस तरीके से अगर सीखते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली। याद कर लीजिएगा इसको, अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में भी नोट कर लेना है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे कोई भी गलती आपको नहीं मिलने वाली ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए ही सही होने वाला है। चलिए मूविंग फर्दर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड इज, तो ये आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया है। कंसीडर लिमिटिंग, ओके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता दी गई है आपको CH3COOH की, क्या है, 400 है। ओके, थोड़ी सी स्पेस चाहिए, निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को भी हम क्रैक करने वाले हैं, राइट। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो चलिए जनाब, सब कुछ रफ कर लिया गया है एंड बस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपसे पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट, बोले तो के, राइट, के आपसे पूछा गया है। एंड क्या क्या दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो कप्पा, राइट, कप्पा इस तरीके से आप बनाते हैं ऐसा कुछ, राइट, कप्पा की वैल्यू आपको दी गई है। ओके, मोलैरिटी भी दी गई है, CH3COOH है। ओके, तो यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि जनाब ये क्वेश्चन बेहद ही शानदार है। CH3COOH, इसको हम डिसोशिएट करेंगे कैसे, CH3COO निगेटिव प्लस H प्लस, राइट। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या मानेंगे हम, C, तो जनाब यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर 0 होगी। C माइनस, जनाब यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C माइनस C अल्फा, राइट, C अल्फा डिसोसिएट होगा तो C अल्फा का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, C अल्फा का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनाब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब बात करते हैं हम किसकी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की, जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ओहो, इतनी आसानी से निकल जाएगा क्या, नहीं भैया, इतनी आसानी से कैसे निकल जाएगा। C अल्फा डॉट C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा आप करेंगे तो C को हम कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, C को आप कॉमन लेंगे तो यस यही जनाब आने वाला है। C को हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से हम ऐसे उड़ा सकते हैं इसको। ओहो जनाब, यहाँ पर क्या आने वाला है, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर अगर आप अल्फा निकाल लें, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो डेफिनेटली आपको आपकी वैल्यू मिल जाने वाली है, आपका आंसर क्रैक हो जाएगा। बट यहाँ तक हम पहुंचेंगे कैसे, इतनी आसानी से हमने बोल दिया तो क्या इतना आसान है क्या, नहीं, इतना तो आसान नहीं होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। तो यस, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पेन को बदल लिया जाएगा एंड येलो कर लेते हैं। यस, येलो पेन। जनाब अल्फा वाला फॉर्मूला कुछ याद करिए, ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पर अल्फा आता है, सोचिए 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 जनाब, सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। एंड यस, ये फॉर्मूला आपको नजर आने वाला है, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर इन्फिनाइट कर देंगे। इन्फिनाइट बोले तो यहाँ पर देखिए वैल्यू दी हुई है आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि अल्फा आपको पता चल जाएगा अगर हम लैम्डा एम की वैल्यू बता दें। बताइए जनाब क्या दिक्कत है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ से हमको पता चल गया कि अगर हम लैम्डा एम की वैल्यू निकाल लें कहीं से भी, लैम्डा इन्फिनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको दी गई है तो अल्फा निकल आएगा, राइट। एंड इस अल्फा को हम जब यहाँ पर पुट कर देंगे तो डेफिनेटली हमको कप्पा, सॉरी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर मिल जाने वाली है। कप्पा नहीं जनाब, ये के है, के, राइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो ये है जनाब अल्फा। अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इतना तो हो गया, अब हमें लैम्डा एम पता करना है। लैम्डा एम पता करना है तो कैसे पता करेंगे जनाब, फॉर्मूला याद है, बताइए। फॉर्मूला तो इसके दो याद होंगे आपको, 1000 इंटू कप्पा, कप्पा को हम ऐसे करते हैं थोड़ा सा ऐसे, राइट, डिवाइडेड बाई एम। अब एक और फॉर्मूला याद होगा, 1000 नहीं, 1000 नीचे आ जाएगा इस बार, अच्छा जी 1000 नीचे आ जाएगा, यस, कप्पा तो ऊपर ही रहने वाला है। 1000 इंटू एम, एम क्या है, मोलैरिटी आपको दी गई है, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस वाले फॉर्मूले का हम तब यूज करते हैं जब यूनिट सेंटीमीटर में लिखी हुई हूँ, और नीचे वाले फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब मीटर लिखा हुआ हो हर जगह। देखिए कहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ओहो, इसका मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। यस जनाब, यस, ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लैम्डा एम निकालने वाले हैं। मोलर कंडक्टिविटी, यस जनाब, 1000 यहाँ पर करेंगे। कप्पा की वैल्यू क्या है, कप्पा बोले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, 5 × 10⁻⁻5 एंड मोलरिटी भी साथ में देख ही लीजिए 0.0025। तो जनाब यहाँ पर क्या वैल्यू है, हम भूल गए खुद ही, 5 × 10⁻⁻5, 5 × 10⁻⁻5, नीचे क्या था 0.0025, बोले तो 25 × 10⁻⁻4। बताइए क्या दिक्कत है इसको समझने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनाब, बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यहाँ पर 40 आ जाने वाला है। ओके, ये जनाब ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। देखिए ध्यान से देखना है, 10⁻4, 10⁻5, इसको हटा देगा तो 5 × 20। लैम्डा एम की वैल्यू क्या आ चुकी है, 20 आ चुकी है। ओहो, लैम्डा एम की वैल्यू 20 आ चुकी है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे। लैम्डा इन्फिनाइट हमारे पास है तो डेफिनेटली हमको अल्फा मिल जाने वाला है। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार फिर से हम ग्रीन पेन लेकर आने वाले हैं। अल्फा की वैल्यू के लिए हमें लैम्डा एम मिल चुका है, दैट इज 20, और लैम्डा इन्फिनाइट दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, 400 है। ओके जनाब, 400 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 1/20। अल्फा की वैल्यू 1/20 आ चुकी है। चलिए अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। के इक्वल टू क्या है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। सही है। चलिए अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम 1/20 पुट करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना है जनाब। ओके, तो सी क्या है, कंसंट्रेशन। यहाँ पर कंसंट्रेशन दी हुई है, मोलरिटी को ही हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। दिक्कतें तो नहीं है ना, सबको समझ में आ रहा है? यस जनाब, आना चाहिए। 25 × 10⁻⁻4 यहाँ पर भी हम करेंगे, 25 × 10⁻⁻4 हम यहाँ पर भी करेंगे। एंड अल्फा स्क्वायर क्या है, 1/20 एंड 1/20 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 माइनस अल्फा यानी कि 1 माइनस 1/20 होने वाला है। अब आप इसको बड़ी शिद्दत के साथ सॉल्व करिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है जनाब। ऐसे कर लेंगे और देखते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम। दैट मीन्स इसको थोड़ा सा हटाते हैं। देखिए ये सबको समझ में आ चुका है ना? यस, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। थोड़ा सा आसानी वो हमें ये सोचने वाले हैं हम कैसे होगी आसानी। 19, देखिए 1920 होने वाला है, 1920 होने वाला है, तो इसको अभी हम सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 25/400 हो जाएगा, सही है ना? 25 ऊपर है, 20 नीचे है, तो 25/400 होगा। तो जनाब यहाँ पर 25/400 हम लिख लेते हैं। सही है, दिखाई दे रहा है ना ऊपर वाला 25 है जनाब, ये 25/400, और ये क्या है 10⁻⁻4। सही है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 1 माइनस 1/20 दैट मीन्स 19/20, एंड जनाब 19 नीचे आएगा बट 20 ऊपर चला जाएगा। बोलिए हाँ कि ना? जाएगा ना? बिल्कुल जाएगा। इसको आप उल्टा करने वाले हैं ना? यस। तो 20 एकन्नम 20, यहाँ पर 20 बचेगा, तो जनाब 5 से 4 यहाँ पर होगा, 5 से 5 ऊपर होगा, तो 5/76 नीचे आ जाएगा। 4 × 19 है ना, 5/76 इंटू 10⁻⁻4। तो आपसे किसमें पूछा गया है, 10⁻�7 में पूछा गया है, यानी कि आप इसको 5000 लिख सकते हैं, 5000 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 76 इंटू 10⁻�7। सही है ना? यस। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 76 डिवाइड बाई 5000, तो 7 × 7 = 49, 6 से जाएगा जनाब, 6 × 6 = 36, 3 × 3 = 45, यहाँ पर 44 आ जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ पर 5 करना पड़ेगा हमको, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 3 × 38। ओके जनाब, यहाँ पर 20, 40, 60 हो जाने वाला है। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ नहीं, लगाएंगे हम 0। इस बार क्या बढ़ने वाला है, 7 × 7 = 49। ओके, 8 से जाएगा, 65.8 आ जाने वाला है, 65.8 आएगा इंटू 10⁻⁻7। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 66 लिख सकते हैं। बताइए जनाब, लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यस जनाब, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है, 66। तो बड़ा ही चमकता धड़कता पेन लेकर आएंगे, ये वाला लेकर आएंगे। 66 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 66 है ना? क्या है? यस 66 है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, बताइएगा जरूर। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया है। कमेंट सेक्शन में तो जनाब कमेंट करना ही करना है, कमेंट किए बिना तो जाना ही नहीं है। चलिए एक बार आपको क्विक रिवीजन देते हैं कि आपसे क्या पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये क्वेश्चन जनाब बेहद ही कैसा है, शानदार, ग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 ही है, चलिए इसको रिवीजन कराना है आपसे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दी हुई थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो कप्पा, राइट। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है रो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कप्पा। 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड लिखा हुआ था।
आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया था, राइट। यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट छुप गया है थोड़ा सा, बट यस डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा गया था। तो जनाब इस तरीके से होने वाला है। पहले हम रेड पेन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके बाद आपको ये येलो पेन समझना है, देन आपको ग्रीन पेन समझना है, ठीक है, एंड लास्ट में ब्लू पेन से आंसर आ चुका है। स्टेप बाय चलेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होने वाली। देखते हैं इनिशियल कंडीशन में सी 0 0 सी माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हम सब कुछ ये आसानी से कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट साइड, राइट। तो प्रोडक्ट में क्या है सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा आप कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर हम सी को कॉमन ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ से एक सी को काटा जा सकता है। क्लियर है, यस होना चाहिए। सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ग्रेट। अब जनाब ये अल्फा हम कहाँ से निकालें, ये ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि अल्फा आ गया ना, अब अल्फा कहाँ से निकालें। अल्फा का कोई फॉर्मूला है, उसको हिट करिए जनाब, याद करने की कोशिश करिए। अगर फिंगर टिप से फॉर्मूले हैं ना, तो बेहद ही आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे होंगे। अगर फार्मूले ही नहीं याद है जनाब, अब आप खुद ही बताइए, अगर यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला ना याद होता तो इस क्वेश्चन में आप आगे कैसे प्रोसीड कर रहे होते, बताइए, नहीं कर पाते ना। यस, तो अल्फा वाला फॉर्मूला जनाब ये रहा, लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा इन्फिनाइट। तो आपको जो दिया हुआ है ना, उससे भी इन्फॉर्मेशन क्रैक करनी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, कुछ तो काम होगा इसका। यस जनाब, यहाँ पर इसका काम है, इस फॉर्मूले में इसको हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो अगर हम लैम्डा एम निकाल लें किसी भी तरीके से और यहाँ पर पुट कर दें तो हमको अल्फा मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो डेफिनेटली हम आंसर को क्रैक कर रहे होंगे। तो लैम्डा एम का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि जनाब यूनिट सेंटीमीटर्स में है, तो 1000 को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। क्लियर है, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, सिंपल सी वैल्यूज को पुट करेंगे तो लैम्डा एम मिल जाने वाला है। लैम्डा एम की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमको दी हुई है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ग्रेट। अब जनाब जो हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला हुआ था सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, इसको यहाँ पर पुट करिए। डेफिनेटली आप इसको बहुत ही आसानी से अगर सॉल्व कर सकते हैं तो करिए। पूरा फोकस यहाँ पर रहना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो दिक्कतें हो जाएंगी। एंड यस, लास्ट में आपको इस तरीके से कर लेना है, 65.8 आएगा, जिसको आप राउंड अप करने के बाद 66 कर सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना। यस इंडीड। तो आपको ये वीडियो लाइक करना पड़ेगा जनाब, इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको रफ कर लेते हैं फिर हम वापस आते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने वाले हैं। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इफ ई नॉट Pb2 प्लस ए Pb, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, देना चाहिए वैसे। यस, थोड़ा सा जूम कर लिया हमने, पढ़िए अब। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इफ ई नॉट Pb2 प्लस ए Pb m वोल्ट एंड ई नॉट Pb4 प्लस ए Pb n वोल्ट, राइट। आगे पढ़िए। द वैल्यू ऑफ ई नॉट Pb2 प्लस ए Pb4 इज, तो आपसे ई नॉट की वैल्यू पूछी गई है, Pb2 प्लस ए Pb4 इज गिवन बाई m माइनस xn, तो आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो आपको यहाँ पर Pb2 प्लस से जस्ट सेकेंड Pb2 प्लस से Pb4 प्लस तक पहुँचना पड़ेगा। ग्रेट, यानी कि आपको इन तीनों रिएक्शन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। पहला क्या है, Pb2 प्लस से Pb। चलिए Pb2 प्लस से Pb तक पहुँचना है हमको, ध्यान रखना है आपको। Pb2 प्लस से Pb तक आप कैसे पहुँचेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन जब हम करेंगे तो Pb तक पहुँच जाएंगे। ये है हमारी पहली रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन क्या है जनाब, ये भी देख लेते हैं। Pb4 प्लस से Pb, Pb4 प्लस में जब आप 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली आप Pb तक पहुंच जाने वाले हैं, दैट इज लेड। अब थर्ड रिएक्शन में क्या पूछा गया है हमसे, Pb2 प्लस से Pb4 प्लस। थर्ड रिएक्शन जो हमसे पूछी गई है वो क्या है, Pb2 प्लस से Pb4 प्लस तक पहुंचना है ना, तो यहां पर जनाब आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, राइट। इस तरीके से, ओहो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा हमको। तो जनाब इसका ई नॉट कितना है, ई नॉट इक्वल टू m है, ई नॉट इक्वल टू n है, राइट। इसका ई नॉट आप निकालिए थर्ड का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये बताइए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जनाब, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोले तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं हम इसको, नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आपको लग रहा था ना कि इसको हम उल्टा सीधा करके निकाल देंगे, जैसे कैसे निकालेंगे आप, Pb2 प्लस होना चाहिए Pb4 प्लस, इस तरफ, यानी कि इस रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। जब इस रिएक्शन को आप रिवर्स करेंगे तो Pb4 प्लस किस तरफ चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड। बट यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये दिक्कत कर रहे हैं, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, इस वाले पेन से लिखेंगे हम, ग्रीन पेन से। ई नॉट कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये जनाब, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जस्ट अ सेकेंड, इंटेंसिव
प्रॉपर्टी, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकते, एडिशन अलाउ नहीं है इसमें। तो एडिशन कहाँ पर अलाउ होगा जनाब, गिब्स फ्री एनर्जी का नाम सुना है, डेल्टा जी नॉट, ये है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जनाब यहाँ पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। यस, इतना समझ में आ चुका है, यस जनाब आ जाना चाहिए। चलिए अब हम यानी कि इनका डेल्टा जी निकालने वाले हैं। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए साथ में ये भी लिख देते हैं हम। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट आपको दिया हुआ है, एन बोले तो इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे, उसकी जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको कैंसिल आउट हो ही जाने वाला है लास्ट में। तो डेल्टा जी नॉट 1 क्या होने वाला है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल ना, तो माइनस एन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एफ ई नॉट क्या है, एम, सही है, एम कर लेंगे हम। डेल्टा जी नॉट 2 क्या हो जाने वाला है, माइनस एन एफ ई सेल ना, तो माइनस का माइनस रहेगा, एन बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन, एफ रहेगा, और ई सेल क्या है जनाब, ई नॉट बोले तो एन, सही है। ये आपने डेल्टा जी 1 निकाल लिया है, डेल्टा जी 2 निकाल लिया है। अब हम डेल्टा जी 3 निकालने वाले हैं, राइट, डेल्टा जी 3 निकालेंगे। चलिए इसको पहले हम उल्टा कर लेते हैं, इस वाली रिएक्शन को, सेकेंड रिएक्शन को हम उल्टा करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर से रफ कर दिया जाए। यस, बिल्कुल रफ किया जाएगा क्योंकि ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका है कि हम क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो चलिए इसको रफ कर लिया जाएगा फटाफट से। यस जनाब, वी आर डन, ओके, यस। चलिए तो डेल्टा जी नॉट, ये डेल्टा जी नॉट 3 यहाँ पर लिखेंगे हम। तो डेल्टा जी नॉट 3 कैसे आएगा, आपको ये सोचना पड़ेगा। तो जनाब देखिए, डेल्टा जी नॉट 1 ऐसे ही रहने वाला है, डेल्टा जी नॉट 2, यानी कि इस रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा जनाब। इस रिएक्शन को आप रिवर्स करेंगे तभी तो Pb4 प्लस इस तरफ आएगा, बोलिए आएगा ना, तभी तो आएगा इस तरफ। यानी कि आपको डेल्टा जी नॉट 3 के लिए डेल्टा जी नॉट 1 तो एज इट इज रखना पड़ेगा, बट इसको आप रिवर्स कर देंगे, Pb4 प्लस को प्रोडक्ट साइड लेकर आना है। ये जनाब इसको आप इस तरफ लेकर जाएंगे, तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम लिख लेते हैं। अगर लिखना क्या है इसमें, Pb इस तरफ आएगा तो यहाँ से कट जाएगा, Pb4 प्लस प्रोडक्ट साइड आ जाएगा, तो वही जनाब बचने वाला है। तो Pb2 प्लस से Pb4 प्लस मिलने वाले हैं। देखिए दिक्कतें हैं अगर हम, तो हम ठीक है आपको लिख देंगे, कोई दिक्कतें हमको नहीं है बताने में, सही है ना। तो देखिए सेकेंड रिएक्शन को हम कैसे लिखने वाले हैं, ये रही आपकी रिएक्शन रिवर्स करने के बाद। इसको आप रिवर्स करिए, Pb यहाँ पर रहने वाला है, ये क्या दे देगा, Pb4 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप ऐड करिए, इस रिएक्शन को ऐड करिए, इस रिएक्शन को ऐड करिए। चलिए यहाँ पर हम ऐड करके दिखाते हैं। Pb2 प्लस, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड है। तो जनाब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से हम, Pb2 प्लस यानी कि ये Pb यहाँ से जाएगा। बताइए यहाँ रिएक्टेंट साइड है, यहाँ प्रोडक्ट साइड है, तो कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। अब रिएक्टेंट साइड क्या बचा हुआ है, Pb2 प्लस बचा हुआ है, Pb2 प्लस बचा हुआ है, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और इस तरफ आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाने वाले हैं। अरे बताओ यार, सिंपल सी चीज है ना, 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिएक्टेंट साइड है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड है, तो निश्चित तौर पर हम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड लिख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बोलिए हाँ कि ना, यस। अब प्रोडक्ट साइड क्या बचा हुआ है, Pb4 प्लस, तो Pb4 प्लस हम लिख लेंगे। बताइए जनाब, क्या यहाँ पर और यहाँ पर आपको कोई समस्या नजर आ रही है, नहीं, सेम ही लिखा हुआ है, Pb2 प्लस Pb4 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड सेम यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अभी आपको कोई भी दिक्कत ना हो। डेल्टा जी नॉट 3 के लिए हमको डेल्टा जी नॉट 2 को रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस साइन को पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। तो ये जनाब करेंगे भी हम, पेन को बदला जाएगा, ग्रीन पेन लेकर आएंगे हम। ओके, डेल्टा जी नॉट 3 में क्या करना पड़ेगा हमको, डेल्टा जी नॉट 1 करना पड़ेगा। ओहो, ये 1 हमने ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर तो हमको नॉट का साइन लगाना होता है भैया, डेल्टा जी नॉट 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी 1 नॉट प्लस डेल्टा जी 2 नॉट कर लें, या ओके कर ही लेते हैं, बाकी बातें बाद में आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी। ओके, तो देखिए डेल्टा जी नॉट 2 अब यहाँ पर -4Fn नहीं होगा, +4Fn हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ा है ना। रिवर्स करते हैं अगर रिएक्शन को, तो माइनस से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। क्लियर है ना, यस। तो डेल्टा जी नॉट 2 अब यहाँ पर -4 नहीं, इसके अकॉर्डिंग आपको देखेंगे तो डेल्टा जी नॉट 2 आ जाने वाला है +4Fn। क्लियर है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ई नॉट पूछा गया है आपसे, डेल्टा जी नहीं पूछा गया है, ई नॉट पूछा गया है। तो यानी कि डेल्टा जी नॉट 3 को भी आपको फॉर्मूले में लेकर आना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला, n-nf ई नॉट सेल। तो आपसे ई नॉट सेल इसका पूछा गया है, तो nf यहीं पर भी रखेंगे, और डेल्टा जी 1 नॉट कहाँ है जनाब, यहाँ है, -2Fm,
2Fm प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस 4Fn, दिखाई दिया दिया ना। पहले क्या था -4Fn, बट हमने इसको प्लस कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ा है। ओके 4Fn, तो जनाब यहाँ पर क्या कुछ चीजों को कैंसिल आउट किया जा सकता है? यस डेफिनेटली किया जा सकता है, एंड हम करने वाले भी हैं। F जाने वाला है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर n है जनाब 2 लिखिए, Pb2 प्लस से 4 प्लस हुआ है ना, तो n की वैल्यू जनाब 2 हो जाने वाली है। यस n की वैल्यू 2 हो जाने वाली है। ग्रेट, अब एक बार फिर से व्हाइट पेन लेकर आएंगे हम, ध्यान से देखना है। देखिए 2 यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ पर 4 को 2 कर देगा। तो ये दिक्कत तो नहीं हुई इसको करने में, बच्चों वाली चीजें है ना, बिल्कुल दिक्कत ना हो। ये माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस के लफड़े में नहीं फंसना है। E0 सेल हम लिख लेते हैं सीधा सीधा, E0 सेल। यहाँ आप माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, ले लिया कॉमन, m आ चुका है। और जनाब साथ में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर अंदर आपको माइनस मिल जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना, मिला। देखिए अंदर माइनस ओहो ये कॉमन भी नहीं लेना आया हमको, ओहो जस्ट अ सेकेंड, माइनस आपने कॉमन लिया तो m अंदर बचने वाला है, बचेगा। यस, अब यहाँ से भी आपने माइनस कॉमन लिया जनाब, ये प्लस निगेटिव में कन्वर्ट हो जाने वाला है, एंड 2n आपको दिखाई देना चाहिए, दिया, देना चाहिए जनाब, बिल्कुल देना चाहिए। एंड यहाँ पर भी जो माइनस था ना ये वाला, ये माइनस इसको उड़ा देगा। अब E0 सेल आपको तड़कता भड़कता दिखाई देना चाहिए, m-2n। तो आपसे क्या पूछा गया था, देखिए जनाब E0 क्या है, m-xn, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जनाब होगी 2। बोलिए हाँ कि ना, होगी ना। यस, इस तरीके से जनाब इस क्वेश्चन को क्रैक करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि E0 को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमें ऐड करना है ना, तो हमें डेल्टा जी के फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा क्योंकि उसको ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है ना? यस बिल्कुल सही होना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए जनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 7 होगा। यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पीडीएफ में बड़ी समस्या है, हम खुद मानते हैं जनाब, ABCD होना चाहिए यहाँ पर यार, ABCD होना चाहिए। ओके, तो 4 स्टेटमेंट हैं, आपको यहाँ पर पता करना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं और कितने स्टेटमेंट गलत हैं। बाकी आपको टिक करना है कितने स्टेटमेंट सही हैं। ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर, भैया अभी बता कर आए हैं आपको, अभी थोड़ी देर पहले। ई सेल क्या है, इंटेंसिव। जनाब ये वाला स्टेटमेंट सही हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि इस वाले पेन का यूज करेंगे, ए वाले को हम टिक कर लेते हैं अभी के लिए। A negative E0 means that the redox couple is a strong reducing agent than the H+। ओहो अभी वो सारे कॉन्सेप्ट जनाब बता चुके हैं हम। कहाँ पर बताया था हमने आपको, यहाँ पर बताया था ना। चलिए थोड़ा बहुत रफ कर दिया गया है। क्या बताया था हमने, थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ये H है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो उसके नीचे वाले जो भी है ना, उनका निगेटिव होता है, उसके ऊपर जो भी है उसका पॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो रिडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है एंड ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। बोलिए हाँ कि ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी वाले को, नेगेटिव E0, यानी कि नीचे वाले की बात करनी है। तो नीचे में क्या है, जितना आप नीचे जाते चले जाएंगे ऑक्सीडेशन आसान होता चला जाएगा। बोले तो रिड्यूसिंग एबिलिटी बढ़ने वाली है। जो जितना नीचे होगा, नीचे वाला मेटल अपने ऊपर वाले को बहुत आसानी से रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि नीचे वाले की रिड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऊपर वालों के। ग्रेट, यस। A negative E0 means that the redox couple is a strong reducing agent. Indeed, correct है ये। reducing agent बढ़िया होना चाहिए ना, then the H+। yes जनाब, ये वाला भी सही है। जो जितना ज्यादा नीचे उतना ही बेहतर reducing agent। क्लियर? ओके, आगे ये the amount of electricity required for oxidation or reduction depends on the stoichiometry of the electrode reaction। तो जनाब ये भी बिल्कुल सही है, stoichiometry पर डिपेंड करती है ना। The amount of electricity required for the oxidation or reduction depends on the stoichiometry of the electrode reaction। बिल्कुल सही जनाब, बिल्कुल सही। आगे आइए, डी को पढ़ते हैं। The amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। तो जनाब क्या लग रहा है आपको, सही होगा या गलत होगा? जनाब बिल्कुल सही होगा। फॉर्मूले को याद करिए, जनाब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर हम आपको याद कराते हैं। तो जनाब फार्मूला से बेहतर हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन बोलेंगे। एंड यस, इसको डी को देखिए, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, फैराडेज लॉ पढ़ा है आपने क्या, फैराडे लॉ। ये क्या बोलता है जनाब, सिंपल शब्द में बोला जाए अगर, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, उतना ही ज़्यादा केमिकल चेंज होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल शब्दों में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको समझ में आने वाला है। क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सॉल्यूशन में, जब हम कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जितना भी केमिकल चेंज होता है
बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल रिएक्शन के। सही है ना, मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए अगर, तो जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हैं सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा होने वाला है केमिकल चेंज। बोलिए हाँ कि ना। बस सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल चेंज इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? यस जनाब, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Yes indeed, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी स्टेटमेंट डी भी सही हो जाएगा, यानी कि चारों ही स्टेटमेंट जनाब सही हैं। यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। फॉर लेड स्टोरेज बैटरी पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी PbSO4 ऑन एनोड इज, ओके तो ए बी, यहाँ पर भी जनाब गलती है, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, ई होना चाहिए। राइट। तो जनाब यहाँ पर 5 स्टेटमेंट हैं एंड आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। राइट, बाकी ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस में भी दिक्कत है, डी ई एफ जी नहीं, यहाँ पर भी ए बी सी और डी होना चाहिए। क्लियर, ग्रेट। तो थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं जनाब, सुधारनी पड़ेंगी आपको, बाकी आगे बेहतर PDF आपको मिल रही होंगी। क्लियर है? यस, तो समझते हैं जनाब, यहाँ पर थोड़ा सा बनाते हैं फिगर को। तो जनाब यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, ऐसे हो जाएगा। राइट, और हम थोड़ा सा पेन को बदलने वाले हैं क्योंकि हमको रॉड्स बनानी है ना। तो जनाब यहाँ पर रेड पेन हो जाएगा। राइट, और इसको भी हम रेड से ही रखने वाले हैं यार, रेड से ही रखेंगे इसको भी। राइट, ये बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बनाएंगे और बहुत सुंदर हमें बनाना आता भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा बेहतर बना लिया जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना सा ही एम या टारगेट बोलेंगे हम अपना। ठीक है, ओके। तो जनाब यहाँ पर ये क्या है, एनोड, एनोड बोलने वाले हम इसको। और एनोड कैसे बनने वाला है, पीबी से। ग्रेट, अब ये क्या है, कैथोड। और जनाब कैथोड किससे बनने वाला है, PbO2 से, बोले तो लेड ऑक्साइड। क्लियर, क्लियर होना चाहिए जनाब, क्लियर होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं आपके पास। क्लियर कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यस, और ये जो सॉल्यूशन यहाँ पर होने वाला है वो किसका सॉल्यूशन होगा, जो हम येलो पेन से दिखाने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो H2SO4 का होता है, H2SO4 का सॉल्यूशन होता है। और जनाब 35 to 38% होना चाहिए यहाँ पर। राइट, ओके। तो जनाब ये होता है चार्जिंग वाला सिस्टम, और बहुत बेहतरीन सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है एंड हम बना भी नहीं पाएंगे भैया। ओके, चलो येलो वाला, येलो रंग, चलिए येलो रंग सेलेक्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, पढ़िए ऑप्शंस को, पढ़िए जनाब, स्टेटमेंट को पढ़िए। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन एनोड, नहीं गलत हो गया भैया, गलत हो गया, PbSO4 ऑन एनोड नहीं, एनोड पर तो Pb है, लेड। PbSO4 जनाब कैथोड पर होना चाहिए। PbSO4 कन्वर्ट हो जाने वाला है PbO2 में, यहाँ पर आपको PbO2 दिखाया गया है ना, तो PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट होने वाला है, बट कहाँ पर होगा, कैथोड में, यानी कि स्टेटमेंट ए अभी से गलत हो चुका है, एनोड नहीं कैथोड होना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2, इंडीड करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। PbSO4 ऑन कैथोड, यस यस यस, PbSO4 कैथोड पर ही होता है एंड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हैं, सी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 एज एनोड। PbO2 एज एनोड नहीं जनाब, PbO2 एज कैथोड होता अगर, तो ये लाइन बिल्कुल सही थी, तो इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, करेंगे ना। यस, ये जनाब बिल्कुल सही है, इतना सही है। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड, ये सही है बिल्कुल। लेड ऑफ क्या लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड, यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके लिए। PbO2 बट एज एनोड की वजह से ये गलत हो जाएगा, एज एनोड नहीं, एज कैथोड होना चाहिए था। ओके, डी पर आइए। लेड स्टोरेज बैटरी हैज 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी जनाब बिल्कुल सही है, सही है ना। यस जनाब बिल्कुल सही है। लेड स्टोरेज बैटरी हैज 38%, यस 35 से 38 हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि बी और डी वाला सही है। और आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, राइट, करेक्ट पूछे गए थे, तो बी एंड डी। ओहो, ये हमने ई लिख दिया था भैया, माफी चाहेंगे, ई वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ओके, तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बी एंड डी ओनली, ये 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो करेक्ट होने वाले हैं। क्लियर होना पड़ेगा भैया, क्लियर होना पड़ेगा आपको, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है ना, समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करने वाले हैं। अ मेटल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हैज टू बी कोटेड विद निकल लेयर ऑफ थिकनेस 0.001 mm. A current of 2 ampere was passed through a solution of NiNO3 volt twice for x seconds.
ओके, तो आपको यहाँ पर टाइम पता करना है। चलिए जनाब, क्या ऐसा क्वेश्चन आपने किया है? थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बोलेंगे हम इसको, या फिर ऐसा क्वेश्चन जनरली देखने को नहीं मिलता है, बट इतना टफ नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है, थोड़ा सा मुंह और ऊपर जगह बनाने की कोशिश करेंगे। यस, तो जनाब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वापस आते हैं हम। तो यस, यहाँ पर हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है, एंड यस हमने जगह भी बना ली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दिया जाएगा मेटल सरफेस ऑफ क्या होने वाला है। देखिए कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर नहीं, थोड़ा हो सकता है यहाँ तक हम क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाएं, राइट। तो यहाँ पर बनाने वाले हैं इस तरीके से। यहाँ पर जनाब इन्हें दो हम इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए जो भी हो ये ऊपर वाला तरफ हो जाएगा भैया यहाँ से, बट रफ क्या होगा, उसमें वाज ही तो लिखा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, फिर हम इसको हटाने वाले हैं। देखिए दोबारा से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जनाब? सोल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस। सोल्यूशन है यहाँ पर किसका? NiNO3 होल ट्वाइस का। NiNO3 है, सॉरी। अब ये सॉल्यूशन है किसका? NiNO3 होल ट्वाइस का ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या होने वाले हैं? Ni2 प्लस NO3, ओहो 2NO3 होने वाला है भैया। 2NO3 होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, 2NO3 निगेटिव इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आपको Ni2 प्लस मिलेंगे एंड 2NO3 निगेटिव मिलने वाले हैं। अब ये Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या निकल में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे जनाब? बिल्कुल हो जाएंगे। और ये क्या है? कैथोड वाली है, और ये है एनोड। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर समझेंगे तो जनाब समझ में भी आएगा। अब देखिए कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन, पूरी दुनिया को पता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ग्रेट। तो यहाँ पर Ni2 प्लस से दिखाई नहीं दे रहा होगा, देना चाहिए। अब Ni2 प्लस से Ni, यानी कि क्या हुआ? रिडक्शन। +2 से 0 आ चुकी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, यानी कि क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन हुआ तो निकल जनाब ये कैथोड पर जाकर के इस तरीके से चिपक जाएगा। कलर थोड़ा सा दूसरा ले लिया जाए ताकि आपको बिल्कुल चमकता चमकता दिखाई दे, व्हाइट कलर। ओहो, इस तरीके से चमक, इस तरीके से जनाब यहाँ पर Ni जमा हो जाने वाला है। तो यही आपसे पूछा गया है, थिकनेस इसकी क्या होने वाली है, राइट? समझ आ चुका? यस। थिकनेस क्या होगी वो तो बताया गया है आपको, राइट? थिकनेस क्या होगी वो तो बताया गया है, 0.001 mm निकल लिखा हुआ है ना, निकल लेयर ऑफ थिकनेस। तो आपसे ये पूछा गया कितने टाइम में ये होगी। तो जनाब यहाँ पर आपको सबको समझ में आ चुका है, यस, किस तरीके से निकल डिपॉजिट हो रहा है। ग्रेट। तो आपसे थिकनेस तो बता दी गई है आपको, बट आपसे टाइम पूछा गया, कितने टाइम में ये सब डिपॉजिट होने वाला है। ग्रेट। चलिए अब जनाब ध्यान से, जो जो फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं ना वो आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला छोटे हैं बट याद नहीं होंगे आपको, राइट? अगर सारे फॉर्मूले आपको याद है ना तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जनाब, आपको बहुत बहुत बधाई, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मजबूत है। चलिए फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। पहला फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे? W = ZQ। समझ आया ना? Z क्या होता है और Q क्या होता है? Q जनाब IT होता है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, Z बोले तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F, फैराडे। सही है। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, इसको ओहो यहाँ पर हम रफ भी नहीं कर सकते क्योंकि पीछे हम रफ करके ही तो आए हैं यहाँ तक। चलिए चलिए जनाब, पीछे हम रफ करके ही आए हैं, तो यहाँ पर हम रफ न कर देंगे, तो पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 7 8 जो था वो वापस से आपको दिखाई देने लग जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखेंगे, यानी कि रफ बिल्कुल नहीं करने वाले। Z = Z × Q। तो Z क्या होता है जनाब? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F। Q क्या होता है? IT। I बोले तो करंट, T बोले तो टाइम। Q = IT। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जनाब? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से हम लिखेंगे, तो जनाब इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोलर मास डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये फॉर्मूला है किसका? इक्विवेलेंट वेट का। एंड इक्विवेलेंट डिवाइड बाई F करेंगे तो Z आने वाला है। क्लियर है? यस। तो जनाब यहाँ पर सॉल्व कर लेने वाले हैं हम इक्विवेलेंट वेट को। मोलर मास 60 दिया हुआ है निकल का, राइट? और नाइट्रोजन कितने इन्वॉल्व होने वाले हैं? देखिए 2। इस रिएक्शन को देख पा रहे हैं ना आप? Ni2 प्लस से Ni यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। ओके जनाब, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मोलर मास क्या था? 60 था। 2 इलेक्ट्रॉन 2 यानी कि 30 आ जाने वाला है इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? तो यहाँ पर हम W = 30 बाई F। F की वैल्यू क्या है? 96500। क्या दी हुई है? नहीं दी हुई है? नहीं दी हुई है, 96500। ना भी दी जाती तब भी आपको ये याद होनी चाहिए। ओहो जनाब, ब्लैक पेन का यूज करना पड़ेगा हमको, हम बार बार भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर इरेजर का यूज नहीं कर सकते।
तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 96500 इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई एफ आई टी टाइम एंड करंट। करंट क्या है जनाब 2 एम्पियर, देखिए लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इनटू टी। तो आपको टी तो पता करना है। अब कहीं से अगर आप डब्ल्यू यानी कि वेट पता कर लें तो डेफिनेटली इसको सॉल्व किया जा सकता है, सिंपल बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। चलिए जनाब चलिए अब हम निकालने वाले हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, वेट कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ये फॉर्मूला जनाब जिंदाबाद, राइट जिंदाबाद है फॉर्मूला। मास आपको पता करना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आपको करना पड़ जाएगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी दी हुई है क्या, यस जनाब ये दी हुई है, बिल्कुल दिया होगा, सब कुछ दिया जाएगा आपको। डेंसिटी ऑफ निकल 10 ग्राम पर ml। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे आप, एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे बताइए बताइए बताइए, एरिया इंटू थिकनेस कर देंगे, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। एरिया क्या है जनाब 100 सेंटीमीटर। तो जनाब यहाँ पर देखिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि mm सेंटीमीटर ये इतनी आसानी से आप सॉल्व कर तो देंगे बट थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है आपका, राइट एंड यस दिमाग लगाने के लिए ही तो हम बैठे हैं यहाँ पर। जनाब वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस होता है, तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, राइट थिकनेस को THIC लिख देते हैं, NES भी लिख देते हैं यार, क्या दिक्कत है इसमें। एरिया इंटू थिकनेस, जनाब एरिया क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जनाब बहुत ध्यान से यूनिट पर फोकस करके रखिएगा। थिकनेस क्या है 0.001 mm, बोले तो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 mm, सही है ना। 0.001 को आप 10 टू द पावर -3 भी तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम mm लिख लेने वाले हैं। अब देखिए इसको भी सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप देखिए mm को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, 10 से डिवाइड करना होता है, बोले तो 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, बोलिए हाँ कि ना, करना होता है ना। तो 10 टू द पावर -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -4 आ जाने वाला है एंड ये मीट mm सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनाब ये 100 और 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे 1/100 बनाएंगे ना, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाने वाला है। हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना। 100 यहाँ पर है, 10 टू द पावर -4 का मतलब होता है 1/10 टू द पावर +4, यानी कि नीचे 4 जीरो, और वो 4 जीरो इन 2 जीरो को उड़ा देंगे, नीचे 2 जीरो बचने वाले हैं, ये 1/100 हो जाने वाला है सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज तो पता ही होगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 ml। जनाब जो वॉल्यूम आने वाला है आपका वो क्या आया है 1/100 ml, ये आपका वॉल्यूम मिल चुका है। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ। चलिए ऊपर आते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है। ओके चलिए इसको हम फटाफट से क्रैक कर लेते हैं, यानी कि हमको मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। तो डेंसिटी अभी भी हमने निकाली 1/100, मिल में ही रखेंगे, नहीं डेंसिटी हमने कहाँ निकाली है, चलिए डेंसिटी नहीं निकाली है बट फिर भी आपको यहाँ पर, चलिए फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है इसमें, राइट। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं, हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम अभी भी हम निकाल कर आए हैं 1/100, और डेंसिटी क्या है 10 ग्राम पर ml, यहाँ पर भी ml यहाँ पर भी ml, तो कोई दिक्कत नहीं है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब मास क्या आने वाला है, m क्या आएगा 1/10। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, 1/10 आ चुका है, तो हम इसको क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मास यानी कि वेट 1/10 आ चुका है, यहाँ पर 30 होगा डिवाइड बाई 96500 इंटू 2, और जनाब यहाँ पर टी तो आपका इंतजार कर ही रहा है। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। अब जनाब ये क्या आने वाला है 30 दूनी 60 हो जाएगा। चलिए 9650 ऊपर रहने वाला है, और ये देखिए यहाँ से भी 0 खड़ा लेंगे हम, 0 से 0 चला जाएगा, तो ऊपर 965 डिवाइड बाई 6 हो जाने वाला है, सही है। 965 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 6, ये वैल्यू आएगी किसकी, टी की। चलिए इसको सॉल्व करिए, 6 1 जा 6, 9 6 15 5 20, नहीं कटेगा नहीं जनाब पूरा, 6 1 जा 6 तो 3, ये आ जाने वाला है, 0 आप लगाएंगे, 6 8 48, 3 बचेगा, 6 कुछ भी आया अब आगे 160.8 क्या आया है टी, सही है जनाब। इसको कन्वर्ट करने के बाद 161 सेकेंड्स आ जाने वाला है, ये टाइम आपका लगेगा, तब जाकर के 0.001 mm की थिकनेस जमा हो पाएगी निकल की। क्लियर है। आपसे क्या पूछा गया था, सेकेंड में ही पूछा गया है ना, यस फॉर x सेकेंड्स, यानी कि 161 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया है ना। यस बिल्कुल कर सकते हैं, इन फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। W इक्वल टू जेड बाई क्यू, जेड क्या होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई एफ,
इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आप यहाँ तक आ सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर भी आ जाएंगे। क्लियर है। फिर प्रॉब्लम आएगी डब्ल्यू की, यानी कि हम मास कहाँ से पता करें, उसके लिए ही आपको डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम आप निकाल लेंगे एरिया इनटू थिकनेस करके। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है यूनिट्स का। क्लियर है। यस। उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। एक दो बार करेंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से क्रैक कर रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Cu2 प्लस Cu इलेक्ट्रोड इज 0.34 वोल्ट। तो आपको ये KSP की वैल्यू दी हुई है, ये आपको बता दिया गया है द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इक्वल टू 14 फॉर द अबव कपल इज। तो आपसे पूछा गया है रिडक्शन पोटेंशियल एट pH इक्वल टू 14। तो चलिए जनाब इस क्वेश्चन को भी हम क्रैक करते हैं। देखिए किस फॉर्मूले का यूज होने वाला है, आपसे पूछा गया है द रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि आपसे ई सेल की वैल्यू पूछी गई है। सही है ना। तो इस वाले फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। ई नॉट सेल माइनस, देखिए इसको हम 0.05 लिख लें, चलिए रहने देते हैं, 2.303 RT बाई NF ये फॉर्मूला होता है। एंड लॉग ऊपर होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे होने वाला है रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप कहीं से पता कर लें तो यस इसको क्रैक किया जा सकता है। कहीं से क्या जनाब पता करेंगे हम, क्या है आपके पास CuOH होल ट्वाइस, इसका KSP आपको दिया हुआ है। क्लियर है। तो आइए नीचे आइए जनाब, CuOH होल ट्वाइस है, उसका KSP भी आपको दिया हुआ है। CuOH होल ट्वाइस किस तरीके से ब्रेक होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। ओहो सही से बना लेंगे सबसे पहले। Cu2 प्लस 2OH निगेटिव, ऐसे हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर देखिए KSP क्या होने वाला है जनाब, KSP जस्ट अ सेकेंड, क्या लिखा हुआ है 1 × 10⁻⁻20। तो KSP का फॉर्मूला तो पता है ना, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड की Cu2 प्लस इंटू OH निगेटिव करेंगे और साथ में जनाब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा ना, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और KSP की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁻20 था या फिर 20 था, -20 होगा ना, यस -20 हो जाएगा। तो 10⁻⁻20 ये जनाब Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन एंड OH निगेटिव। तो OH निगेटिव की हम निकाल सकते हैं जनाब, कहाँ से निकाल सकते हैं, 1/1। pH इक्वल टू 14 दिया हुआ है, pH इक्वल टू 14 दिया है, इसका क्या मतलब हुआ, चलिए यहाँ पर ही समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्यों समझेंगे, बढ़िया तरीके से नीचे आते हैं, राइट, अदरवाइज कंफ्यूजन साथ छोड़ेगी नहीं आपका। pH की वैल्यू 14 दी हुई है, pH क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, ऐसे होता है, यस। यानी कि H+ की कंसंट्रेशन क्या आ चुकी है, H+ की कंसंट्रेशन क्या आई है जनाब 10⁻⁻14 ना, 10⁻⁻14 ये आई है H+ की कंसंट्रेशन। तो आपको OH निगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो KW डिवाइड बाई H+ की कंसंट्रेशन करेंगे हम, तो H+ की कंसंट्रेशन कर देंगे, यस लिख देते हैं एक बार। तो जनाब ये फॉर्मूला लिख लिया आपने, OH निगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल टू KW डिवाइड बाई H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो KW की भी तो कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, 10⁻⁻14 होती है, ठीक। और H निगेटिव की कंसंट्रेशन आपने यहाँ से निकाली, क्या निकाली 10⁻⁻14। तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो OH निगेटिव क्या आने वाला है 1, OH निगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1, वही यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसी पेन से लिखते हैं Cu2 प्लस OH निगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है 1, तो यानी कि सिंपल बात है 1 का स्क्वायर सिंपल है। तो Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन आपने यहाँ से निकाल ली, क्या आई जनाब 1 × 10⁻⁻20। चलिए इसको हम पकड़ कर रखते हैं। ओके और जनाब ये Cu2 प्लस जो होता है ना, वो Cu2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में बदल जाने वाला है। अब ये हो चुका है प्रोडक्ट, ये हो चुका है आपका रिएक्टेंट, यही आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना प्रोडक्ट रिएक्टेंट इस फॉर्मूले में, तो जनाब यहीं से हम पुट करने वाले हैं। चलिए येलो पेन ले लेते हैं क्योंकि अब हम वैल्यूज को पुट करने वाले हैं इस फॉर्मूले में। तो नीचे आते हैं इस तरीके से, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे, ये लिखा हुआ है जनाब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड का मतलब नॉट यानी कि 0.34 है, ओके। ई सेल यहाँ पर हम लिखेंगे 0.34, ये ई नॉट की वैल्यू है, माइनस उसको जनाब क्या बोला गया है 0.045 0.059 आप इसको ले सकते हैं, 2.303 RT को 0.059 ले सकते हैं, यस। नीचे n आएगा, n बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यानी कि 0.059 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu, ये है ना प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जनाब Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन, बताइए अब क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब 0.059 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आगे जनाब लॉग है सी यू सॉलिड है तो जनाब इसके कंसंट्रेशन हम 1 मानने वाले हैं। ग्रेट, सी यू सॉलिड में होगा तो इसकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी। Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन अभी भी आप निकाल कर आए हैं 1 × 10⁻⁻20, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 10⁻⁻20 लिखने वाले हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+20 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। इसको हम नीचे से हटा देते हैं। दिक्कत तो नहीं हुई ये सब करने में, बिल्कुल ना हो दिक्कत, बच्चों वाली चीज़ है जनाब, ये सब बेसिक क्लासेस में आप पढ़ देते हैं। जब आप इसको फॉर्मूले में लेकर जाएंगे log 10⁻20, जनाब ये पावर आगे आ जाएगी या नहीं आएगी बताइए? 20 log 10 हो जाएगा ना? यस जनाब हो जाएगा। 0.37 माइनस 0.059। अब देखिए इसको 0.059 को 0.06 लेने की गलती मत करिएगा, राइट? कोई गलती नहीं करनी है यहाँ पर। उसके अलावा भी आप, उसके बजाय भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 20 log 10 भी तो लिखा जा सकता है इसको, बोलिए लिखा जा सकता है ना? ये पावर आगे आ जाती है तो log 10 1 हो जाने वाला है, कोई मतलब नहीं रहा उसका। 2 10 हो जाएगा, ओहो 2 10 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 0.37 माइनस इसको 10, दैट मीन्स 0.059 नहीं, अब बचेगा 0.59, एक पॉइंट इधर आ जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 59 से 37, 9 7 2 5 3 2, यानी कि 0.22 आ चुका है। तो 10⁻⁻2 में पूछा गया होगा, देखते हैं जनाब। यस, 10⁻⁻2 में पूछा गया है एंड माइनस साइन को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो यस माइनस साइन हम भूल गए थे तो उन्होंने याद दिला दिया। यस माइनस साइन हुआ क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 22 × 10⁻⁻2 लिखा जा सकता है ना? यस जनाब बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 22। वैल्यू ऑफ एक्स इज 22। क्लियर है? सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में आपको प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो यस इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा निश्चित तौर पर, ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, या फिर हमारे PYQs वाली वीडियो को ही कर लीजिए, वहां पर हमने क्वेश्चंस में इसको समझाया हुआ है। क्लियर है? यस, इस तरीके से आप डिसोशिएट करेंगे, आगे तो सब कुछ समझ में आ ही जाने वाला है। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है? नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए, 4 नहीं जनाब 5 है। 5 स्टेटमेंट हैं, आपसे पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। चलिए इसको रफ करके वापस आते हैं। चलिए जनाब हम क्वेश्चन नंबर 11 को करने वाले हैं। क्या है? द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो जनाब यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, एंड आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं, राइट? तो ये क्वेश्चन बेहद ही शानदार है। क्यों शानदार है? क्योंकि जनाब ये कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट का है। यानी कि अगर आपने बेसिक से पढ़ाई नहीं करी है इन दो टॉपिक के बारे में, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर सकते, राइट? इसलिए आपको जनाब थोड़ा सा बेसिक से भी पढ़ना होता है। वन शॉट्स पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम रहेगी तो बेहतर रहेगा, राइट? रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर कंडक्टिविटी को समझते हैं। कंडक्टिविटी देखिए, कुछ भी अगर नया लग रहा है ना तो शॉर्ट नोट कॉपी में वो नोट हो जाना चाहिए। जो लाइनें बोली जा रही हैं, जो समझ में आ रहा है, उसको नोट कर लेना है अपनी लैंग्वेज में। तो चलिए, कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? कंडक्टेंस, ओहो लिख नहीं रहा है यहाँ पर। कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम हम निकालेंगे। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है जनाब, ये लाइन हम यहाँ पर लिखने वाले नहीं है, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान सुनिए। अगर आपके पास कोई वॉल्यूम है, वहां पर आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि वाटर मिला रहे हैं, तो जनाब नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? सेम ही रहेंगे ना। नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे, बट वॉल्यूम बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे बट वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टेंस कहां पर निकालते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा ना? बिल्कुल कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और आयन सेम है तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी बढ़ने वाली है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जनाब यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनाब। एक्सप्लेन कर दिया गया है, क्योंकि आयंस, नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे बट वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो ये कम हो जाने वाला है, राइट? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास एक
कंटेनर है, वहां पर 1 लीटर पहले से था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहां पर आपने कुछ डाइल्यूशन किया तो अब कितना हो गया 2 लीटर। बट जब भी आप कंडक्टिविटी निकालेंगे तो 1 लीटर पर ही निकालेंगे, तो 1 लीटर को पहले अलग करेंगे, जो 1 लीटर बचेगा उसमें हम निकालने वाले हैं कंडक्टिविटी, उसी के लिए हमने लिखा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। ग्रेट, एक्सप्लेन कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनाब। यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। चलिए, मोलर कंडक्टिविटी में जनाब फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये टोटल वॉल्यूम पर निकाली जाती है, मोलर कंडक्टिविटी, सही है। और ये किस पर निकाली जाती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर। यहाँ पर सिर्फ इतना लिख रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आप डाइल्यूशन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, नंबर ऑफ आयंस थोड़े बढ़ेंगे ना, यस, आप डाइल्यूशन करते जाएं करते जाएं करते जाएं, चाहे जितना वॉल्यूम बढ़ जाए, बट आपको उसी वॉल्यूम पर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी जो वॉल्यूम बढ़ने वाला है। राइट, क्लियर हो रही चीजें। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें पर यूनिट वॉल्यूम पर निकालना पड़ता है। अगर चीजें क्लियर हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, पोस्ट वॉल्स डाइल्यूशन लॉ, ये क्या कहता है जनाब। हिंदी वाली अंग्रेजी लिखने वाले हैं हम, ताकि आपको बहुत ही आसानी समझ में आए, आसान शब्दों में समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या है जनाब, जितना ज्यादा डाइल्यूशन उतना ज्यादा डिसोसिएशन। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो क्या लिखेंगे हम, जितना, ओहो ज्यादा लिखना है भैया, जितना ज्यादा, चलिए हिंदी इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ऐसा भी टफ नहीं होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। मोर डाइल्यूशन मोर इज द डिसोसिएशन, सही है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं जनाब लिख लीजिएगा, अपनी आसान शब्दों में लिखेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी, बाकी और कोई दिक्कत होगी नहीं। मोर डाइल्यूशन, मोर इज द डिसोसिएशन, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा डिसोसिएशन हो जाने वाला है। क्लियर है, ये है ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इसके अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने वाली है डाइल्यूशन के साथ। बोलिए हाँ कि ना, बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, यानी कि आयंस बढ़ते जाएंगे, बट वॉल्यूम हमें यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम नहीं टोटल वॉल्यूम लेना होता है। इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाने वाली है। मोलर कंडक्टिविटी, जस्ट अ सेकेंड, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। चीजें क्लियर हो रही हैं जनाब, कंडक्टिविटी घट रही थी बट यहां पर ये इंक्रीज करेगी। क्यों कर रही है ये सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं कुछ ये क्रैक कर सकते हैं हम यहाँ से। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी कि जनाब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, यही तो लिखा हुआ है। ओके, तो स्टेटमेंट सही है, तो इसको हम पहले तो बदल लेते हैं कलर अपना, ये वाला सही है। आसानी से समझ पाएंगे कि कंडक्टिविटी कम होने वाली है कंसंट्रेशन कम होने के साथ साथ। अरे भैया, जब वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे, उससे जब आप आयंस निकालेंगे, फॉर एग्जांपल पहले 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, आपने डाइल्यूट किया 2 लीटर हो गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस तो कम हो गई ना, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, बोले तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, कंसंट्रेशन कम हो जाने वाली है। बोलिए हाँ कि ना, कंसंट्रेशन कम होती है ना कंडक्टिविटी में। अगर जनाब दिक्कत है तो लिख लेंगे हम, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन लिखेंगे, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। कंसंट्रेशन DECREASE, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, सही है ना। दिक्कतें तो बिल्कुल नहीं है, नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अभी को देखते हैं। द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात करी गई है। द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि आयंस तो जनाब सेम ही रहने वाले हैं, इसको हम क्रॉस कर देंगे। बोलिए हाँ कि ना, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहने वाले हैं। ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जनाब सीधा सीधा हमने लिखाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जनाब क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी, कंसंट्रेशन कम होगी ना। अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम होने वाली है, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट सी सही है। आगे आते हैं, द वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्या है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जनाब एक
डायग्राम आपको दिखा देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, राइट। ऐसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एंड यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन। ये वाला जनाब होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का डायग्राम एंड ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये एग्जैक्टली पूछा गया था जनवरी 2023 में। यहाँ पर आपको फिगर समझना है, यानी कि अगर फिगर आता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, मतलब इस लाइन को। बट अगर फिगर नहीं भी आता है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि जनवरी 2023 में पूछा गया था, वहां पर आपको फिगर दिया हुआ था, आपको बताना था कि कौन सी लाइन वीक है, कौन सी लाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है। जनाब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और ये किसकी है, वीक। सही है, ये क्लियर हो रही है, होनी भी चाहिए, राइट। तो स्टेटमेंट डी सही हो जाने वाला है। स्टेटमेंट ई को पढ़ते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू द चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वजह से कुछ नहीं होता है जनाब, यहाँ पर पोस्ट वॉल्स डाइल्यूशन लॉ पढ़िए, इसलिए होता है। समझ आ रहा है ना? यस, आना चाहिए। यानी कि ए बी सी डी ई में से 3 हैं जो सही हैं, आपको यहाँ पर करेक्ट वाले ही लिखने थे। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन? आपकी बेसिक नॉलेज को चेक कर रहा है तो जनाब ये क्वेश्चन बढ़िया है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पर 33 नहीं जनाब, सिर्फ और सिर्फ 3 लिखेंगे हम। ये रही हमारी आंसर की। तो यस, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर को कंप्लीट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द हार्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जनाब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और भी पीआईक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जनाब साइड में देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करिए, प्रैक्टिस करिए। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जनाब हल्के में नहीं लेना है, एक अच्छा चैप्टर है, आपको कंप्लीट करके जाना ही जाना है। एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, पॉसिबिलिटी रहती है 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। पीआईक्यू से कंप्लीट करिए, निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बेनिफिट आपको हो रहा होगा। सही है, तो जनाब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।